फिर आपका स्वागत है बिजनेस टाइम बुलेटिन में। राजस्थान सरकार के बजट से शिक्षा सेक्टर की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। क्या शिकायतें हैं शिक्षा सेक्टर की? आइए जानते हैं कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीएम शर्मा से। इनसे बात की है हमारे संवाददाता स्वतंत्र जैन ने। रविवार की संडे टॉक में आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान बीएम शर्मा जी। आपको बता दें, बीएम शर्मा जी कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट थे। सर, आपका स्वागत है। सर, राज्य सरकार का बजट आ चुका है। क्या लगता है आपको कि जो चुनौतियां हमारे शिक्षा व्यवस्था सामना कर रही थी, शिक्षा प्रणाली में जो चुनौतियां थी, उनको एड्रेस किया गया है क्या? देखिए, जो भी बजट आता है हर वर्ष हमेशा आशा की जाती है बजट से कि जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य से प्रॉब्लम क्या है कि सरकारें अपने तरीके से सोचती हैं, पब्लिक की अपनी समस्याएं हैं। मैं इस दृष्टि से, चूंकि हमेशा विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता रहा और बच्चों के साथ जुड़ा रहा, मेरी बड़ी चिंता यह है कि जिन चीजों को बजट में, जिन इश्यूज को बजट में एड्रेस किया जाना चाहिए था, केवल उनका नाम उल्लेख किया गया है। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाएगा, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखिए, चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, चाहे हम हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, चाहे विश्वविद्यालय एजुकेशन की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास होना चाहिए था वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्योंकि स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, किराए की बिल्डिंगों में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। तो आप किस तरह का एजुकेशन आप राज्य को देना चाहते हैं? क्योंकि बजट में प्रावधान कर देना पर्याप्त नहीं हो सकता है। बजट में प्रावधान बढ़ा दिया गया हो, लेकिन उसका अल्टीमेटली यूज क्या हो रहा है, यह देखने की बात है। स्कूलों के लेवल पर लाखों की संख्या में टीचर्स की कमी है, बिल्डिंग्स का अभाव है, पेड़ों के नीचे टूटी जीर्ण बिल्डिंग्स में स्कूल चल रहे हैं। और फिर इसके बाद बच्चे ये देखते हैं कि इस तरह के स्कूल नहीं है, तो लोग बागों को कहा जाता है प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी है, पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी है। तो स्कूल सरकारी स्कूल है, उनका चार्म खत्म होता जा रहा है और बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए? फिर इसके बाद बच्चा स्कूल आता है, दूसरी तीसरी क्लास में आता है, मिड डे मील वगैरह के माध्यम से हम बच्चों को लाते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चा। तो समस्याएं अनेक हैं। अच्छा, जिस तरह की बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें वो नहीं मिल पाती, उनके ऊपर, अच्छा, जिस तरह का पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हर साल जब भी सरकारें बदलती हैं उसमें परिवर्तन होते हैं। उनको कोई सरकार आके अपनी जो नीतियां हैं उससे प्रभावित करना चाहते हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य देखिए कि हम अगर देश में जब तक स्कूल एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे, हमारी हायर एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि प्रॉब्लम दूसरी आ गई है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, ग्लोबलाइजेशन केवल अब जो हमारा कंपटीशन था वो पहले तो विद इन कंट्री था, अब कंपटीशन भी ग्लोबल हो गया। तो हम अपने एजुकेशन को, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि देखिए आप पिछले, चाहे हम, ठीक है, बीच में राजीव गांधी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन अभी तक एजुकेशन को टोटलिटी में सोचा ही नहीं गया। एक समग्र रूप से देश में किस तरह की शिक्षा नीति होगी इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। केवल पैबंदबाजी चल रही है, कुछ चीजें हुई, पैबंद लगा दिया गया। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप देश को किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी देना चाहेंगे। स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी अभी हम क्लियर नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि सबसे पहले एक कोई इस तरह की पूरी समग्र नीति लेके आए। दूसरा, जिन समस्याओं का, जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उनको हम किस तरह से एड्रेस करें, इस पर सोचना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना पड़ेगा। स्कूलों में जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाए, इसका पाठ्यक्रम बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी और बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर हमको सोचना पड़ेगा। तीसरी चीज जो स्कूल और एजुकेशन में है कि स्कूल, कॉलेजेस आप कुकुरमुत्त एक तरह खोले जा रहे हो, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हो। कैन यू इमेजिन कि राजस्थान में कंट्री की सबसे ज्यादा इस समय विश्वविद्यालय हैं,
कंट्री की 26-27 तो सरकारी है और 40-50 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 70-75 यूनिवर्सिटीज आप लाकर उनके लिए आपको उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके लिए मैकेनिज्म नहीं है। दूसरे राज्यों में, आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि दूसरे राज्यों में हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हर स्टेट में हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई गई है। हमारे यहां आज तक हायर एजुकेशन काउंसिल नहीं बनी। अभी इन्होंने जरूर प्रयास किया था हायर एजुकेशन बनाए, काउंसिल बनाए, लेकिन वो डाइल्यूट हो गया क्योंकि मंत्री स्वयं हायर एजुकेशन काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। जब मंत्री उसके अध्यक्ष बने तो काउंसिल की जरूरत क्या है? इसलिए काउंसिल बनती है किस तरह से आप एक सरकार को परामर्श दें। तो अब परामर्शदाता संस्था के ये मंत्री अध्यक्ष बन गए, उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे, वो कुलपति बन के चले गए, तो डिफरेंट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कितने सीरियस हैं विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के हायर एजुकेशन को सुधारने के लिए। 15-20 राज्यों में हायर एजुकेशन काउंसिल है, हमारे यहां बनी, वो भी डाइल्यूट हो गई, अभी बनाई 2 महीने पहले। तो एक तो स्कूल एजुकेशन को और स्पेशली उसके पाठ्यक्रम को और इसको तय करने के लिए, और जो प्राइवेट स्कूल आ रही हैं उन प्राइवेट स्कूलों भी कैसे रेगुलेट करें, उसको नियंत्रण करें। तो स्कूल एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक मैकेनिज्म इवॉल्व करना चाहिए। इसी तरह से हायर एजुकेशन काउंसिल को भी करने के लिए आपको इवॉल्व करना चाहिए। आपने देखा नहीं, एक विश्वविद्यालय ने बिना कोई एग्जाम लिए और लिए डिग्री दे दी, हजारों बच्चों को दे दी। अब क्या करना चाहते हैं देश में? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश में राजस्थान एक अग्रणी राज्य रहा है, भूगोल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आप इसको हायर एजुकेशन की दृष्टि से, स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से सुधारें। इसके लिए एक आप नीति लेके आइए, उसके बारे में आप सीरियस होइए, उसके लिए जो स्कूल को किस तरह से रेगुलेट करें और करें, इसके लिए मैकेनिज्म लाइए। और जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल को टीचर्स तो दीजिए, बिल्डिंग्स तो दीजिए जहां बच्चे पढ़ सकें। इसी तरह से कॉलेजेस में स्थिति है कि उनको बिल्डिंग दीजिए। अभी 5 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, प्राइवेट स्कूल में चलने, कोई अपना स्टाफ नहीं है, एक भी स्टाफ नहीं है, केवल वो डेपुटेशन पे लोगों को लेकर अपने एग्जामिनेशन काम करवाने। तो विश्वविद्यालय को केवल परीक्षा का बोर्ड मत बनाइए, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाइए। विश्वविद्यालय को आपको इंटरनेशनल लेवल पर, आप एक तरफ तो बात करते हैं वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी, और अभी आप उसको, आपके पास न बिल्डिंग है, न टीचर्स है, न स्टाफ है। ये मेरा सर एक जो बड़ी आपने समस्या उठाई है वो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो एक जो बड़ी मांग उठने लगी है कि इन संस्थाओं को, सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, उनका निजीकरण कर देना चाहिए, यानी उनका मैनेजमेंट उनका जो है प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जिससे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आए, उनके जो है मॉनिटरिंग में सुधार आए। तो क्या एक कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? देखिए, किसी भी सरकारीकरण का या किसी सरकारी संस्था का निजीकरण करना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो फिर इसके बाद सरकार क्या करेगी फिर? तो बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुलपति बीएम शर्मा से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस टाइम बुलेटिन में। ब्रेक के बाद कुलपति बीएम शर्मा से बातचीत जारी। सर जो जैसे बताया आपने, निजीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और लोग सरकारी कॉलेज और स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो बार बार एक मांग उठने लगी है कि क्यों ना जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी कॉलेज स्कूल हैं, उनका निजीकरण, उनके मैनेजमेंट का निजीकरण कर दिया जाए, जिससे उनकी ठीक से मॉनिटरिंग हो सके और वो गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन दे सकें। एक कोई उपाय है क्या? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर देंगे तो फिर आपके सरकारी संस्था का, आपका जो दायित्व है, सरकार का जो दायित्व है, सेलर का फेल्योर है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। सरकार इंप्रूव करे, उस पर सोचे, उस पर जो लोग बाग इस क्षेत्र में अग्रणी हैं उनकी कमेटी बनावें कि इसको किस तरह से सोचा जा सकता है, उठा जा सकता है। और दूसरी बात क्या है साहब कि अगर सरकार ईमानदारी के साथ कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका मतलब है कि समस्या ईमानदारी की है, जैसे कि फीस कमेटी पे आपने देखा होगा, फीस कमेटी फेल हो गई है, वो उस पर कुछ? देखिए, फीस कमेटी जो लाई गई थी कि प्राइवेट संस्थाएं मनमाने तरीके से फीस बढ़ाती हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास था कि पूरी जितनी भी राज्य में सरकारी स्कूलें, जो प्राइवेट स्कूलें चलती हैं, उनकी फीस निर्धारित आपकी फीस समिति करे। लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से वो समिति डाइल्यूट हो गई। लेकिन ये बड़ी मांग ये उठने लगी है कि जो फीस
कमेटी निर्धारित करने की जो कोशिश होती है और स्कूल को जो एक क्या नाम आपकी इस तरह से बनाया जाता है कि नॉन प्रॉफिट एजुकेशन रहेंगे स्कूल, ये क्या आप लोग मांग उठ रही है कि फॉर प्रॉफिट स्कूल होना चाहिए स्कूल भी, जिससे जिसको जो भी चुनाव करना हो सके, आपको अगर महंगा स्कूल चाहिए, सस्ता स्कूल चाहिए और नए नए लोग आ सकें, क्योंकि जो बंदिश लगी हुई है कि आपको एक का नाम नॉन प्रॉफिट के तरह के दायरे में ही स्कूल को चलाना होगा, वो जो है ना उसको लोग मानते हैं कि वो ठीक नहीं है। एक कितनी सही मांग, गलत मांग है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का बेसिक दायित्व है। एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध कराए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। अब अगर सरकार इससे दूर भागती है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि सरकार अपने नागरिकों को, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन बात है किसी भी समाज की सभ्यता का मापदंड यह है कि वो कितना शिक्षित है, और शिक्षित बनाना ये राज्य का दायित्व है। तो राज्य को अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहिए, पूरी कमिटमेंट के साथ निभाना चाहिए, और इसको किसी प्राइवेट मैनेजमेंट को देकर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो चाहे वो स्कूल के स्तर पर हो या हाई एजुकेशन के स्तर पर हो, 90% तक लोग विद्यार्थी प्राइवेट संस्थाओं की ओर भाग रहे हैं, उनके पढ़ रहे हैं, कोचिंगों का रुझान बढ़ रहा है। तो क्या माना जाए कि हम फेल हो गए हैं या गुणवत्ता हमारे पास नहीं, सरकारी संस्थान नहीं दे पाते हैं? देखिए, आपने एक शब्द अभी बोला, कोचिंग। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चाहे वो बच्चा प्राइवेट में पढ़े, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े, वो कोचिंग में जाता है। क्यों? कोचिंग को हमने उसके रोजगार के साथ जोड़ दिया है। फिर जिस तरह के परीक्षाओं का सिस्टम है, जिस तरह से परीक्षाओं का लेवल है, जिस तरह से परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसे एक नई विधा। और आपने सुना होगा कि साहब वो बच्चा आजकल जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो तो पढ़ता ही नहीं, वो तो 1 वीक सीरीज, 2 वीक सीरीज, 1 डे सीरीज पढ़ता है। तो इन सब चीजों पर रोक तभी लग सकती है जब 3 चीजें की जाए। एक तो सरकार को इधर उधर भागने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय इस तरह की बातों को बंद करना चाहिए कि हमारी जितनी भी सरकारी स्कूल ठीक से नहीं चल पा रही हैं, उसको हम निजीकरण कर दें या निजी मैनेजमेंट को दे दें। इसको इमीडिएट इस तरह की भावनाओं को रोकना होगा, क्योंकि इससे शिक्षा का भला नहीं होगा। एक और जो राजस्थान में खास बात देखी जाती है कि लोग हायर एजुकेशन की तरफ, ह्यूमैनिटीज या रिसर्च की तरफ नहीं जाते, वो स्कूल के बाद सीधे या तो छोड़ देते हैं पढ़ाई या फिर जो है ना प्रोफेशनल की कोर्सेज की तरफ जाते हैं। तो एक कितना जो है ना ठीक है और इसमें कितना सुधार की जरूरत है? नहीं, आपने बिल्कुल ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा 12th तक बड़ा सीरियस रहता है, और 12th तक भी वो साइंस, टेक्नोलॉजी इधर की तरफ जाता है। हमारे यहाँ बच्चों का ध्यान हायर एजुकेशन में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की तरफ नहीं है, और जो जाते हैं वो उच्च स्तरीय जो शोध है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। और जो इसीलिए राजस्थान में जो शोध का जो स्तर है वो जो होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। स्पेशली साइंस वगैरह में फिर भी थोड़ा काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी में जरूर कुछ काम हो रहा है, कॉमर्स में भी काम हो रहा है। मतलब इतने बच्चे सीए की तरफ जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में, हायर एजुकेशन में बच्चा वो लेता है जिसको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद चूंकि वो अगर नहीं मिल पाता, क्योंकि हर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत कम है, उसमें रोजगार के अवसर कम है, तो अगर जो उसमें आ गया वो तो आ गया, बाकी वो सब बेरोजगार घूमते हैं। इसलिए हायर एजुकेशन ह्यूमैनिटीज में, हायर एजुकेशन सोशल साइंसेज में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में सोशल साइंसेज के सामने बहुत बड़ा संकट है अस्तित्व का, ह्यूमैनिटीज के सामने बहुत बड़ा अस्तित्व संकट है, बहुत बड़ा संकट है। करें क्या? तो इसलिए हायर एजुकेशन एज सच, हायर एजुकेशन में जो रिसर्च है उसका स्तर बहुत ही कम है, वो भी एक सोचनीय है, उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। एक और जो नया मुद्दा अभी पर सामने आ गया, अभी 2 दिन पहले सरकार ने फरमान जारी किया है कि जो भी सेवाएं दी जाती हैं, बसेस हो या कैंटीन हो, उन सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो ये कितना ठीक कदम है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो संस्थाएं भी मतलब
हायर एजुकेशन देना या स्कूल एजुकेशन देना, स्कूल देना मतलब एजुकेशन देना राज्य का दायित्व है। आप नहीं दे पा रहे हैं इसलिए प्राइवेट दे रहा है। अब उस प्राइवेट से भी आप कमाना चाहते हो। 15% टैक्स लगाने की बात की जा रही है। 15% टैक्स आप उन संस्थाओं पे लगाना चाहते हैं जो आपके काम को कर रहे हैं। मतलब शिक्षा देना मेरा काम था, मैं नहीं दे पा रहा हूं तो दूसरे दे पा रहे हैं, उनसे आप कमाना चाहते हो 15%। अरे भाई वो एजुकेशन दे रहे हैं, उनको आप सहायता दें, उल्टा आप उनसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं। ये थे बीएम शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेबाक शब्दों में बताया कि समस्या बहुत गहरी होती जा रही है। सरकार को कोचिंग कल्चर पर, सरकार को जो है ना कुंजियों के कल्चर पर, और सरकार को हायर एजुकेशन काउंसिल बनाने की ओर ध्यान देना होगा। जिस तरह से निजीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं, निजीकरण कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सरकार को एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना के लाना होगा, सरकार को एक नीति बना के लानी होगी कि आखिर वो उनके लक्ष्य क्या हैं और वो कब तक उन्हें हासिल करना चाहते हैं, तभी इसका कोई समाधान निकल सकता है। बिजनेस टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।